Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and it's going well at home. First, I just want to congratulate that you have promoted to next class as per government orders. But now it's time to get yourself ready for the second year. I know that you have really worked hard to get remarkable results in the last year, but there is still a chance. You can even work harder in second year to get good marks in both the years. Because your first year result is based on the marks of second year, so work hard and avail this chance. I will teach you biology of second year and I am going to take a start with the first chapter, that is homeostasis. You have read about homeostasis in 10th class, but here we will discuss it in more details. So first lecture is all about the concepts in homeostasis. So here is the literal meaning of homeostasis. Actually, homeostasis is derived from the two Greek words. The first word is homeo, that means similar, and the second word is stasis, that means stable. Okay, I will not directly move towards the definition of homeostasis. Instead, I will make you understand the concept of homeostasis by giving some general examples. There are two examples given. ओके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोल्ड की एग्जांपल दूंगी, ठीक है। आपको जब तक मैं जैसे जैसे मैं एग्जांपल देती जाऊंगी आपको समझ आ जाएगी कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। बल्कि होम्योस्टेसिस इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म, ठीक है। अब वो एग्जांपल से आपको उस मैकेनिज्म की समझ आ जाएगी कि क्या इसका मतलब है। अब देखिए, जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, ठीक है, चाहे वो चेंज किसी भी तरह का हो, जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो उस चेंज को फील करता है, ठीक है। तो स्किन बॉडी का वो ऑर्गन है जो सबसे पहले इन्वायरमेंट के चेंज को फील करता है। अब क्या होता है कि जो स्किन है वो अपना मैसेज ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ने क्या करना है, अब अपना मैसेज बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कन्वे करना है ताकि वो ऑर्गन्स उस ब्रेन के मैसेज पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करें, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कोल्ड कंडीशंस, जब इन्वायरमेंट में ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हो जाएं तब क्या होता है कि ब्रेन अपना मैसेज जो है वो मसल्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। जब ब्रेन तक मैसेज जाता है, ठीक है, तो स्किन सबसे पहले मैसेज लेके आते हैं ब्रेन तक, तो उसके नतीजे में मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेशन पे वो शिवरिंग कॉज करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो शिवरिंग है उससे हमारी बॉडी जो होती है वो वार्म अप हो जाती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है या इंटरनल कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस स्टेबल हो जाती है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोल्ड कंडीशन ज्यादा आ जाएं या हॉट कंडीशंस आ जाएं तो हमें अपनी बॉडी का इंटरनल कंडीशंस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है या कंडीशंस है वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कोल्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कोल्ड कंडीशन ज्यादा हो जाए तो उस वक्त हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से स्टेबल होता है। तो ये एक छोटा सा उसका मैकेनिज्म था कि सबसे पहले उसको स्किन फील करेगी, ठीक है, उसके बाद वो अपना मैसेज लेकर जाएगी ब्रेन तक। मैसेज जब ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो उसके नतीजे में मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। वो रिस्पॉन्स क्या शो करेंगे, वो शिवरिंग कॉज करेंगे एंड अल्टीमेटली शिवरिंग क्या करेगी, हमारी बॉडी को वार्म अप कर देगी, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, राइट साइड पे भी एक और एग्जांपल है इसी तरह से, है टेम्परेचर की ही, लेकिन हमने पहले बात की कोल्ड कंडीशंस की। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के अंदर हॉट कंडीशन ज्यादा हो जाए तो उस वक्त क्या होता है, अगर इन्वायरमेंट के अंदर हॉट कंडीशन ज्यादा हो जाएं तो सबसे पहले वो हॉट जो कंडीशन है वो स्किन ही फील करेगी। इन बोथ द केसेस स्किन विल फील द कंडीशन, ठीक है। स्किन सबसे पहले उस कंडीशन को फील करेगी, सेम इसी तरह से जैसे कोल्ड कंडीशन में था कि स्किन उसके बाद अपना मैसेज ब्रेन तक लेके जाएगी, ठीक है। फिर ब्रेन ने अपना मैसेज आगे किसी ना किसी ऑर्गन को कन्वे करना है, वो ब्रेन के नतीजे में, उस मैसेज के नतीजे में एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे कोई ना कोई वो इफेक्ट कॉज करेंगे। अब हॉट कंडीशंस जब ज्यादा हो जाएंगी इन्वायरमेंट के अंदर तो ब्रेन जो है वो अपना मैसेज कन्वे करेगा स्वेट ग्लैंड्स तक, ठीक है। उस मैसेज के नतीजे में स्वेट ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो स्वेटिंग कॉज करेंगे और अल्टीमेटली जो स्वेटिंग है वो कूलिंग का इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। इट्स मीन कि जब ज्यादा हॉट कंडीशंस हो तो बाय
कॉजिंग स्वेट या कूलिंग इफेक्ट जब कॉज होता है तो उस वक्त हमारी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है या कंडीशंस है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मैकेनिज्म थे, जब ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हो जाए या जब ज्यादा हॉट कंडीशंस हो जाए तो हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कौन से ऑर्गन जो मेन रोल प्ले करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म की छोटी छोटी सी एग्जांपल्स थी जिससे आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या। ओके, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा एक मैकेनिज्म दो तरह के पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन अब इस स्लाइड में हमने मेन कंपोनेंट्स पढ़ने हैं उसी मैकेनिज्म के। ठीक है, हमने उसमें कुछ चीजें पढ़ी कि सबसे पहले चेंज इन्वायरमेंट के अंदर आया, उसके बाद स्किन ने उस चेंज को फील किया, फिर स्किन ने अपना मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने आगे कोई ना कोई ऑर्गन बॉडी का एक्टिवेट कर दिया है, जिस वो एक्टिवेशन जब होती है तो वो मैसेज के नतीजे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारा जो मैकेनिज्म है इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर ये मैकेनिज्म जो है वो हो नहीं सकता। तो हम इस स्लाइड में वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चेंज इन इन्वायरमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, जब भी इन्वायरमेंट में कोई किसी भी किस्म का चेंज आएगा, अगर वो कोल्ड कंडीशन है या हॉट कंडीशन है या कुछ भी चेंज आता है तो वो जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, वो स्टिमुलाई कहलाएगा। उसके बाद है ब्रेन। ब्रेन को हम लोग एक्चुअली में कहते हैं कंट्रोल सेंटर, क्योंकि जब मैसेज ब्रेन तक जाता है उसके बाद का सारा मैकेनिज्म जो है वो ब्रेन ने कंट्रोल करना होता है, इस वजह से हम लोग उसको कहेंगे कंट्रोल सेंटर। उसके बाद है स्किन। ठीक है, स्किन किस तरह से मेन कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म का, क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा तो सबसे पहले उसको जो चेंज को रिसीव करना है वो स्किन रिसीव करेगी। ठीक है, तो स्किन को हम इस वजह से कहते हैं मैकेनिज्म के अंदर रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब रिसीवर होता है, रिसीव करना। ठीक है, तो स्किन उसमें एज ए रिसेप्टर काम कर रही होती है, कोई भी अगर स्टिमुलाई को उसने रिसीव करना होता है। उसके बाद जब ब्रेन अपना मैसेज किसी भी ऑर्गन तक लेके जाता है, ठीक है, तो वो ऑर्गन्स आगे से कोई ना कोई इफेक्ट कॉज करते हैं। उसमें हमने जब कोल्ड कंडीशंस हमने पढ़ी तो उसमें था मसल्स, और जब हमने हॉट कंडीशंस पढ़ी तो उसमें थे स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो मसल्स कोई ना कोई इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज आवर टेम्परेचर, और स्वेट ग्लैंड्स भी कोई ना कोई इफेक्ट कॉज करते हैं। इस वजह से मसल्स और स्वेट ग्लैंड्स इन द केस ऑफ हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस इनको हमने क्या कहा, इफेक्टर। दे आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ओके, अब तक जो मैंने आपको होम्योस्टेसिस की एग्जांपल दी है वो हमने सिर्फ एक मैकेनिज्म देखा है कि टेम्परेचर किस तरह से बॉडी के अंदर स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो पिछला सारा हमने पढ़ा है वो अब तक वो क्या था, वो टेम्परेचर को स्टेबल करना था या बैलेंस करना था। तो इस स्लाइड पे भी वही बात लिखी हुई कि ऑल दिस प्रोसेस वाज कैरिड आउट टू बैलेंस टेम्परेचर। टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं या जो मैकेनिज्म वो क्या कहलाता है, उसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। यू नो कि थर्म का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, एंड रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, रेगुलेट करना, बैलेंस करना या स्टेबल करना। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर स्टेबल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी एक दफा रीड कर लेते हैं। ability of an organism to maintain its internal body temperature when the surrounding temperature is changing। जब सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन हमने हमारी बॉडी की ये एबिलिटी होती है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेते हैं ताकि बॉडी हमारी स्टेबल रहे। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या कहा, थर्मो रेगुलेशन। ओके, हमने अब तक पढ़ा कि टेम्परेचर को किस तरह से स्टेबल किया जाता है, ये उसका क्या मैकेनिज्म होता है। टेम्परेचर को स्टेबल करने के अलावा भी बॉडी में होम्योस्टेसिस के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें एक न्यू टर्म मैं आपको अभी बताऊंगी जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जिस तरह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर को स्टेबल किया जाता है इसी तरह से बॉडी के फ्लोर्स को भी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको चेंज किया जाता है। अब उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, एक तो सेल टू सेल भी चेंज आ जाता है। ठीक है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, इस तरह से भी चेंज आ जाता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जब हम अपनी बॉडी के फ्लोर्स या सिंपली हम कहेंगे कि वाटर रेगुलेशन को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन भी कह सकते हैं। इसकी भी हम लोग एक दफा डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ
constant osmotic pressure in the fluids of an organism by the control of water and the salt concentration। ठीक है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से जब हम बॉडी के फ्लूइड्स को ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए से कांस्टेंट करते हैं या स्टेबल करते हैं तो वो टर्म क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, अब इस स्लाइड में हमने ये देखना है कि ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन सी बॉडी की जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ब्लड है। ठीक है, यू नो कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है ये भी ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट मटेरियल का जब रिमूवल होता है तो उससे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑस्मोरेगुलेशन में या बॉडी के फ्लूइड्स को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है किडनी। किडनी किस तरह से करता है कि होता ये है कि जो ब्लड के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एक्चुअली दे आर कैरिड टू द किडनी। ठीक है, उसके बाद किडनी से वो यूरिन के जरिए से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्किन। स्किन जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि स्वेटिंग कॉज करती है। ठीक है, तो वाटर की जो स्टेट है उसको चेंज करके वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करके तो बॉडी के फ्लूइड्स जो है एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से वो रिमूव कर देती हैं। इस तरह से हमें एक बात पता चली कि जो एक्सक्रीशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी को ऑस्मोरेगुलेट करने में या बॉडी की मेंटेनेंस में। ओके, इस स्लाइड में प्रोसेस बताया है कि किस तरह से बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होते हैं। सबसे पहले ब्लड से वेस्ट मटेरियल जाते हैं किडनी की तरफ एंड देन अल्टीमेटली आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। इस तरह से एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब जबकि हमने दो तीन उसकी एग्जांपल्स पढ़ ली, हमने थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म देख लिया, हमने कोल्ड एंड हॉट कंडीशंस में देख लिया कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। उसके बाद हमने देख लिया कि ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से उसमें चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई जिसको हम लोग एक दफा रीड करेंगे तो हमें प्रॉपर समझ आ जाएगी कि होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, चेंजेस, तब्दीलियां। ठीक है, कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो ये ना हो कि वो फ्लक्चुएशंस हमारी बॉडी पर किसी भी तरह इफेक्ट कॉज करें। ठीक है, तो हमारी बॉडी उस फ्लक्चुएशंस के नतीजे में इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल कर लेती है। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करने का जो मैकेनिज्म है उसको हमने क्या कहा, होम्योस्टेसिस। ओके, डू यू थिंक दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स show similar response to stimuli or any change in environment? No, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी स्पीशीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करती। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हमने थोड़ा सा होम्योस्टेसिस का एवोल्यूशनरी व्यू देखना है कि क्या सारी स्पीशीज स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती हैं या नहीं करती। ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह से हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करते, या वो अगर कोई ना कोई स्टिमुलाई आ रही है या चेंज इन एनवायरनमेंट आ रहा है तो वो अपने बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे अगली स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। ओके, हम थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो हमें उसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में यही बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स इस तरह के नहीं है जो कि रिस्पॉन्स करें टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि अपना इंटरनल बॉडी की जो कंडीशंस है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो हमें उसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। वन आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जी, तो इस स्लाइड में हमने देखना है कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। सबसे पहले वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, ठीक है, हम थर्मोरेगुलेशन की बात करें ना कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। ऊपर जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि दे नीड टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसमें मैमल्स आ जाते हैं, मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं। ह्यूमंस की एग्जांपल आपके सामने है कि अगर देखें हमें बहुत फर्क पड़ता है अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा सर्दी हो जाए, ज्यादा गर्मी आ जाए, तो हम अपने आप को बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग करते हैं ताकि ज्यादा सर्दी से भी बच सकें और ज्यादा गर्मी से भी बच सकें। इट्स मीन कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमें इफेक्ट करती हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स है हमने उनको कहा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में फिशेज आ जाती हैं, फ्रॉग्स आ जाते हैं। फ्रॉग जैसे ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चेंज नहीं करना पड़ता। ओके, ये लास्ट स्लाइड पे कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब वो थोड़ी थोड़ी सी जब थर्मो रेगुलेशन की ही हम बात करेंगे, अगर हॉट कंडीशंस हो तो क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, अगर ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हो तो क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हॉट कंडीशंस देख लेते हैं। उसमें सबसे जो पहला चेंज है वो वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन का क्या मतलब होता है? डायलेशन का मतलब होता है एक्चुअली डायलेट करना या फैल जाना, इनलार्ज हो जाना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आर्ट्रियोल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब डायलेट करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो हमारी स्किन का जो या बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें ब्लड की एंट्रेंस कैपिलरीज के अंदर ज्यादा हो जाएगी, बट ब्लड की जो अमाउंट है वो कैपिलरीज के अंदर ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हीट का लॉस होगा, ठीक है। तो हीट के लॉस की वजह से डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट कॉज होगा, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाता है। सेकंड थिंग, हॉट कंडीशंस में क्या होती है? स्वेटिंग होती है। आपको पता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है और कूलिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद है पाइलो रिलैक्सेशन। जब बहुत ज्यादा हॉट कंडीशंस होती हैं जो हमारे जो हेयर हैं, ठीक है, स्किन के या बॉडी के हेयर वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेचिंग आउट। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब वही है कि बॉडी फैल जाती है या सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड कंडीशंस जब ज्यादा हो तो उस वक्त बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले है वेजो कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, वो अपने साइज रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्किन के अंदर जो ब्लड है वो नहीं जा पाता जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप हो जाती है। उसके बाद शिवरिंग कॉज होती है रैपिड कंट्रैक्शन की वजह से। उसके बाद स्केलेटल मसल रिलैक्स करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, तो शिवरिंग ये इफेक्ट कॉज करती है। उसके बाद है पाइलो इरेक्शन। जैसे हॉट कंडीशंस में हमने पढ़ा था पाइलो रिलैक्सेशन होती है कि बॉडी के जो हेयर है वो फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन पाइलो इरेक्शन में क्या होता है कि हेयर्स ऑन स्किन स्टैंड अप। उसके बाद है कर्लिंग अप, मेकिंग योरसेल्फ स्मॉलर, सो स्मॉलर सरफेस एरिया। अच्छा, आपको पता होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने आप को बहुत स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ठंड से बच सकें। तो ये कुछ चेंजेस थी जो कि ड्यूरिंग हॉट कंडीशंस एंड कोल्ड कंडीशंस होती हैं। I will see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.